हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 राशियों की तुलना का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यही जान लेते हैं कि राशियों की तुलना होती क्या है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई क्वांटिटी है और हमें उसका कंपैरिजन करना है, तो वो क्या हो गई, हमारी राशियों की तुलना हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वह किसी न किसी क्वांटिटी में यानी कि राशि में होती हैं। वो राशि कुछ भी हो सकती हैं, जैसे ऊंचाई, भार, क्षमता, दूरी, ताप, धन। ये सभी क्या हैं, हमारी क्वांटिटीज़ हैं। ये सभी हमारी राशियां हैं। जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई हम किस चीज़ में नाप सकते हैं, हम लोग ऊंचाई को सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से हम लोग नाप सकते हैं। वेट है, वेट हम लोग किलोग्राम, ग्राम जैसे कर सकते हैं। और क्षमता यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी जैसे लीटर, यानी 2 लीटर ऑयल आया है आपके घर में, इस तरीके से जो है आप डेली लाइफ से इनको जोड़ सकते हैं। डिस्टेंस है, आपका जो है घर मार्केट से कितनी दूर है, माना कि आपका कितना दूर है वहाँ पर 8 किलोमीटर है। टेम्परेचर है, जैसे आप किसी सिटी का टेम्परेचर नाप सकते हैं कि आज इतना डिग्री सेल्सियस था या इतना फ़ारेनहाइट था, यदि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापें। और मनी क्या होती है, हमारी इंडियन रुपीज़, या फिर किस में होती है, रुपीज़ में होगी या फिर पैसे में होगी। तो ये हमारी सभी क्वांटिटीज़ हैं और हम इन्हें अलग अलग नाम दे करके मापते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, यदि हम लोग इन राशियों की तुलना करते हैं तो हमें यूनिट सेम रखनी पड़ती है। मीन्स यदि हम कहें कि ऊंचाई और दूरी का हम लोग कंपेयर करें तो वो नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए यूनिट मस्ट बी सेम, यानी कि इकाई हमारी एक जैसी होनी जरूरी है। हाइट है तो हम दो हाइट का ही कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर ऊंचाई का और समता का नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हमारा इस चैप्टर में जो है कन्वर्ट करने के लिए भी आता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलिए, डेकामीटर को मिलीमीटर में बदलिए। है तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन इनमें गलतियां बहुत होती हैं। तो आइए अभी हम लोग उसी को ही पढ़ लेते हैं। एक सीरीज होती है स्टूडेंट्स, के एच डी एम डी सी एम। इनका मतलब होता क्या है, के है हमारा यहाँ पर किलोमीटर, एच से है यहाँ पर हेक्टामीटर, डी जो ये पहले वाला है इसका मतलब है डेकामीटर, और ये है मीटर। आप इसको लीटर ये भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले डी का मतलब है डेसीमीटर, सी सेंटीमीटर, एम मिलीमीटर। फ्रेंड्स, ऐसे याद होता है तो ऐसे कर लीजिए, वरना मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। आप देखिए, एम है, मैंने चोर देखा मगर देखा है कौन। मैंने चोर देखा मगर देखा है कौन। देखिए, म है, नीचे से शुरू करेंगे मिलीमीटर को, मैंने, सी सेंटीमीटर को, चोर, डी देखा, एम मगर, डी देखा, एच है, के कौन। ये आपको ट्रिक कंपलसरी नहीं है, यदि नहीं याद होता है तो आप ये इजली कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। यदि माना किलोमीटर को हमें हेक्टामीटर में या हेक्टामीटर को डेका में या डेका को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हमारा जो इसके अंदर एक का डिफरेंस दूसरे के बीच में 10 का होता है। प्रत्येक के बीच में 10 का ही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो यदि हम कहें किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं तो आप झट से बता देंगे कि 10 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, देखिए, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यदि हम लोग ऐसे पूछें तो क्या होगा। यदि माना हमें किलोमीटर है तो उसके आगे हम लोग 1 लिख देंगे, और जहाँ तक हमें पूछा है वहाँ तक के हम लोग 0 लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया,
1000 आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका भी एक ट्रिक होती है स्टूडेंट, यदि हम बड़े से छोटे में बदलते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, और यदि छोटे से बड़े में बदलते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर ये बड़ा है किलोमीटर और हमें मीटर में बदला है, तो हमने इसको गुणा किया है, तो कितना आ गया है हमारा 1000 आ गया है। इसी तरीके से यदि हम डेका से सेंटीमीटर में बदलें, यानी कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जहाँ से पूछा है वहाँ पर स्टूडेंट्स 1 लगा दीजिए, ठीक है, और जितना पूछा है उसके आगे 0 लगा दीजिए। तो ये कितना आ गया, ये भी हमारा 1000 ही आ गया है। तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सीरीज़ याद करने की ज़रूरत है। और राशियों की तुलना में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऑलवेज यूनिट मस्ट बी सेम, हमेशा इकाई सेम होगी जिसमें कि हम लोग राशियों की तुलना करेंगे। अलग अलग इकाई से हम लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि यदि हम बड़े को छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, और यदि छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग करते हैं। अब हम इन दो लाइंस को अप्लाई भी करना देख लेते हैं। जैसे माना हमें इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखते हैं उसी तरीके से कि मल्टीप्लाई का मतलब होता क्या है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, यानी कि ये बड़ा है किलोमीटर, मीटर छोटा है, तो जब हम बड़े को छोटे में बदलते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब फिर से यहीं पर आ जाते हैं इसी सीरीज़ पर कि 1 किलोमीटर है और ये यहाँ पर मीटर है। यदि हम यहाँ पर 1 लिखें और यहाँ तक 0 लेकर आएँ तो 1 किलोमीटर में हमारा होगा 1000 मीटर। अब यहाँ पर गुणा का क्या मतलब है, यहाँ पर गुणा का ये मतलब है कि ये बड़ा है और 10 किलोमीटर में पूछा है, और पूछा है हमारा मीटर में। 1 किलोमीटर का तो हो गया 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम लोग 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 10 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो 10 किलोमीटर में हमारे 10,000 मीटर होते हैं। ये तो हो गया हमारा बड़े से छोटे का उदाहरण। एक एग्जाम्पल हम छोटे से बड़े में भी देख लेते हैं। यहाँ पर कि 50 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब आप देखिए मीटर हमारी छोटी यूनिट है और किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं कि हमारा मीटर यहाँ पर है और किलोमीटर ऊपर है। तो पहले हम लोग यही देखेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर। अब आप देखिए ये छोटी यूनिट है और पूछा है हमें बड़ी में, तो हम लोग जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग कर देते हैं, तो हम इसको भी भाग कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/1000। ठीक है, यदि हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलते तो इजीली हो जाता 1000, लेकिन ये उल्टा है, छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में बदलना है तो हम उसको भाग कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/1000, लेकिन हमें पूछा किसका है, 50 का पूछा है, तो 50 के लिए हम लोग भाग करेंगे 50/1000। तो इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1/20 किलोमीटर। तो 50 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/20 किलोमीटर। इसी तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स कुछ भी इसमें यूनिट्स को चेंज करके निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न स्टूडेंट्स इसमें रुपीस से पैसों में कन्वर्ट करना और पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए भी वही रूल्स लगेगा। यदि आप गड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा होगा, और छोटे को यदि बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाग होगा। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आपके पास 5 रुपीस हैं, तो और आपको पूछा है कि इसमें कितने पैसे हैं।
तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि 1 रुपीज़ में पैसे होते कितने हैं, कि 1 रुपीज़ में हमारे 100 पैसे होंगे। और यदि इसका जस्ट उल्टा करें कि 1 पैसे में हमारे कितने रुपीज़ होंगे, 1/100 रुपीज़ होंगे। मीन्स कि बड़े को छोटे में करा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, और छोटे को यदि हमने बड़े में करा तो यहाँ पर भाग हुआ। देखिए वही रूल्स लगा है, इसको 1/100 कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 5 रुपये को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसे हो गए हैं। तो 5 रुपीज़ में पूछेंगे तो कितने होंगे, क्योंकि ये बड़े से छोटा है तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 × 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 500 पैसे। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं। मीन्स 5p में कितने रुपीज़ होंगे, तो हमने ये देखा है कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ हैं, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, और बड़े में कन्वर्ट किया है तो ऑब्वियस ये भाग का निशान आ गया यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। 500 बटे ये हो जाएगा हमारा 100, इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 500 पैसे में होंगे हमारे 5 रुपए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके अभ्यास प्रश्न में हैं। जैसे हमने रुपीज़ से पैसे में और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करा है, इसी तरह से हमारा टाइम में भी आ सकता है। या आवर्स को आप लोग मिनट्स में कन्वर्ट करो, या मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए क्या है, माना 1 डे है, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, हमारे 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो वही रूल फॉलो होगा हमारा, यदि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवीज़न होगा। यदि आपको आवर से मिनट में पूछा है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मिनट को यदि आवर में पूछा है यानी कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से भाग कर दीजिए। दूसरा टॉपिक है इसमें रेशो यानी कि अनुपात। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। माना 2 भाई बहन हैं, एक का नाम रीना है और दूसरे का नाम राजन है। रीना की हाइट 150 सेंटीमीटर है और राजन की हाइट 75 सेंटीमीटर है। देखिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट सेम होनी जरूरी है। यदि यहाँ पर मीटर होता और यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते, पहले मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते, यानी कि इनकी दोनों यूनिट को सेम कर लेते। अब इसमें प्रश्न होता है कि किसके कंपैरिजन में किसको पूछा है, यानी कि रीना की हाइट का कंपैरिजन किससे किया है, राजन से किया है। तो जिसका किया है उसको हम लोग ऊपर नीचे ऐसे रखते हैं। देखिए रीना का करा है पहले तो 150 सेंटीमीटर अपॉन किसके में करा है, राजन के में, तो ये 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई है। इसको हम लोग और भी ज़्यादा सिंपल कर लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे हम इसको तो ये कितना आ जाएगा, 5 ही कम 5 5 5 25, ये 5 से, ठीक है, और ये 15 दूनी 30, तो ये आ गया हमारा 2/1। और जब हम इसको रेशियो में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2:1। ये दिखाता है कि रीना कितने टुकड़े कम या ज़्यादा है राजन से, यानी कि रीना की यदि हाइट के टुकड़े 2 करे जाएं तो इसके कंपैरिजन में राजन के कितने हैं, 1 ही हैं। ठीक है, तो हम लोग सरल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि रीना की हाइट दुगनी है राजन से। यदि हम जस्ट इसका उल्टा करें, यानी कि राजन की हाइट का कंपैरिजन करें रीना की हाइट से, तो ये 1:2 हो जाएगा। तो इसमें ये आ जाएगा कि राजन जो है आधा है रीना की हाइट से। तो इसमें स्टूडेंट्स यही हमें मेन देखना है कि किसका कंपैरिजन किससे करना है। जिसका करना है तो वो पहले ही आएगा। रेशियो में एक और टॉपिक आता है हमारा तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट
वैलेंट, रेशो, तुल्य अनुपात। इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ये टॉपिक भी मैं करा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना की जा सकती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वे तुल्य है या नहीं। क्वेश्चन यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि क्या अनुपात 3:4 और अनुपात 4:5 के तुल्य है या नहीं है, यानी कि समान है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि हमें इक्विवेलेंट चेक करना है तो रेशो को पहले हम लोग फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लोग इनको भिन्न के रूप में ही लिख लेते हैं। कैसे होगा? 3:4 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में 3/4 और 4:5 को हम लोग 4/5 के रूप में लिखेंगे। हमेशा ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। यदि हमें इक्विवेलेंट रेशो बताना है या ये नहीं है, तो पहले हम लोग इनको भिन्न के रूप में लिख लेंगे। अब ये ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हम इन दोनों के हर को समान कर लेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, इसका 3:4 आ रहा है और ये 4/5 है। यदि हम 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दें तो ये हमारा 20 आ जाएगा और ऊपर हमारा 15 आ जाएगा। अब हमें इसको इसके इक्विवेलेंट करना है। देखिए 4 आ रहा है तो हम 4/5 में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा हर समान आ जाएगा। हर समान करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, वो ही अनुपात भी बड़ा होगा। देखिए, जब हम किसी भिन्न में ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वो मूल भिन्न होती है, यानी कि मूल जो हमारा बेसिक फ्रैक्शन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे। हम पहले इसके हर को समान कर लेते हैं। 3/5/4 और इसको हम लोग 4/4/5 तो ये हो जाएगा 3×5 15/20, 4×4 16/20। देखिए अब इनके हर समान आ गए हैं और हम लोग बिल्कुल ऊपर वाली संख्याओं को देखने से ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें 15/20 छोटी है किससे? 16/20 से। तो जो ये चिन्ह होता है ग्रेटर देन और लेस देन का होता है, जिधर इसका मुंह खुलता है वो बड़ा होता है और जिधर इसकी टेल आती है उधर वो छोटा नंबर लिखा जाता है। तो हमारा जो ये आया है 15/20 कौन सी भिन्न का है? हमारी 3/4 का है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3/4, या फिर यहीं पर लिख दीजिए 3:4 लेस देन 4:5। तो ये तुल्य भिन्न तो नहीं है, ठीक है। तुल्य भिन्न तो तब होती जब ये इधर भी 16 आता 16/20, या फिर इधर भी 15/20 आता है। ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तो और हमें तुलना करनी है। तो ये हमारी जो है जिसका नंबर अंश में ज़्यादा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि हर तो हमारा ऑलरेडी समान हो चुका है। तो हमारा उत्तर हुआ कि ये जो है भिन्न छोटी होगी किससे? 4:5 से। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं कि 4:5 इज ग्रेटर देन 3:4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस वाली अभ्यास प्रश्न में आएंगे। इस टॉपिक है हमारा प्रतिशतता, परसेंटेज। इसका साइन ये होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आपने अपनी क्लास में एक दूसरे से बात करते हुए भी सुना होगा कि तुम्हारे कितने % नंबर हैं, या फिर हम आबादी की तुलना करें कि उस शहर की परसेंटेज इतनी है। मीन्स कि परसेंटेज शब्द हम लोग सुनते रहते हैं। तो परसेंट का मतलब होता क्या है? पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से कितना। जो परसेंट शब्द है ये जो हमारा है,
ये लैटिन भाषा के पेरिसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, यदि हम लोग परसेंटेज निकालें, प्रतिशत का एक ये चिन्ह होता है हमारा, जिसका अर्थ होता है 100वां, यानी 100वां मीन्स 1% का अर्थ क्या हुआ, 100 में से 1। यदि मैं 60% लिखूं इस तरह से, तो 100 में से 60, यानी कि उतना भाग 100 में से कितना है, वो परसेंटेज निकल कर आ जाता है। अब हम परसेंटेज को समझने के लिए दो बच्चों के रिजल्ट का कंपेयर करेंगे। देखिए, वैसे समझ आ जाएगा आपको। देखिए, दो मैंने स्टूडेंट्स लिए हैं। मैं ले लेती हूँ एक सीता का रिपोर्ट कार्ड, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इधर मैंने लिया है रीता का रिपोर्ट कार्ड। अब ये देखिए, इसके जो सीता के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 350 आउट ऑफ 400 और रीता के मार्क्स आए हैं 500 और कितने में से, 600 में से। अब देखिए, यदि आपको इजीली यदि दो नंबर बता दिए जाए कि 350 आए हैं एक के और दूसरे के आए हैं 500, तो आप इजीली बता देंगे कि अरे इसके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से यदि हम बताएं कितने में से आए हैं, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि ये तो 400 में से है और ये 600 में से है। तो इसका कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी कि जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 100 में से उसको बता देता है कि कितने प्रतिशत है, यानी कि वो 100 का ही वैल्यू ऊपर निकाल देता है। तो हम लोग इसकी परसेंटेज निकालेंगे। इसकी परसेंटेज से हमें ईजिली पता चल जाएगा कि सीता का अच्छा आया है या फिर रीता का अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग पहले परसेंटेज ही देख लेते हैं क्या होता है। माना 60% है, तो 60% का मतलब है कि 100 में से 60। तो हमारी जो भिन्न क्या होती है, ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हमारा हर। तो 100 में से कितना, देखिए ये तो हमारा 100 में से है। यदि हमारा जो है हमेशा हर 100 ना हो, यदि आपके यूनिट टेस्ट जो है 50 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं और आपका जो है कुल मिलाकर जो टोटल आया है वो 400 आया है या 600 आया है, तो मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100 ना हो करके 100 कुछ और हो। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए हम लोग 350 अपॉन 400 को हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि 350 बाय 400 इंटू 100 अपॉन 100। और जब आप ऊपर और नीचे एक ही से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी मूल भिन्न होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका दोबारा से लिखेंगे। ये तो हमने खोल कर बताया था, लेकिन हमें निकालनी है परसेंटेज। तो ये देखिए यही हमारा आ गया है। अब हम लोग इसको काट लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 काट लिए हैं, तो इसकी परसेंटेज निकल कर आई है यहाँ पर 87/5%। इसी तरीके से हम लोग रीता का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। इसी तरीके से करेंगे 50 अपॉन 600 इंटू 100%। इसी तरीके से काट लेंगे इसको, तो आ जाएगा 83.3%। अब देखिए इसका आया है, सीता का हमारा आया है 87.5% और रीता का रिपोर्ट कार्ड में आया हमारा 83.3%। अब ये कितने में से आया है, परसेंटेज का मतलब है ये कि 100 में से आया है। तो हम इजीली देखकर बता सकते हैं कि सीता का रिपोर्ट कार्ड रीता के कंपैरिजन में अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं जो हमें क्वांटिटी दी है। देखिए अभ्यास प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माना 50% है, आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 50% का मतलब आपको बताया था जैसे 60% है
तो ये 100 में से 60 है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 50/100। अब इसको हमें दशमलव में चेंज करना है। देखिए जितनी नीचे यानी कि ये अंश हुआ और ये हमारा हर है, हर में जितनी ज़ीरो होती है जब हम उसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो दशमलव उतनी ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाती है। मीन्स ये आ जाएगा 0.50। तो ये हमारा चेंज होकर आया 0.50। तो प्रतिशत को जब भी हमें दशमलव में चेंज करना है तो प्रतिशत है तो उसका बाय 100 कर देना है। बहुत ही इजी है। इसी तरीके से हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना आ सकता है। मीन्स डेसिमल को चेंज करना है हमें परसेंटेज में। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जो डेसिमल का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आया था 0.50, इसको हमें चेंज करना है प्रतिशत में। देखिए इसका सिंपल सा रूल है कि जब हमको प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 50 इंटू 100 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 50। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, लेकिन ये हमारे अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लाभ व हानि। देखिए स्टूडेंट्स, लाभ और हानि कब होती है? जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें उसमें उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है। यानी कि कभी प्रॉफिट भी होता है और कभी लॉस भी हो जाता है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माना कोई शॉपकीपर है और इसकी खिलौनों की शॉप है। उसने क्या किया, दुकानदार ने बिजनेस किया टॉयज़ का। एक टॉयज़ को लेते हैं, माना उसने टॉयज़ 600 रुपये का खरीदा। तो उस दुकानदार ने जिस मूल्य पर टॉयज़ को खरीदा वह उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहलाएगा, और इसको हम CP से डिनोटेड करते हैं। और उसने उस टॉयज़ को बेच दिया 650 रुपये में। तो जिस मूल्य पर दुकानदार ने उस टॉयज़ को बेचा वह उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो हम इसे संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं, SP लिख सकते हैं। ये तो हुआ स्टूडेंट्स हमारा क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर हमने कोई चीज़ खरीदी है, और ये हुआ विक्रय मूल्य जिस पर हमने कोई चीज़ बेची है। अब बात आती है लाभ व हानि की। देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु बेचकर हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखिए वो कैसे, हमने अभी क्या प्राइस दिया था अभी टॉयज़ का, हमारा उसमें CP था यानी कि कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था जो हमने खिलौना खरीदा था, उस दुकानदार ने खिलौना खरीदा था, वो था हमारा 600 रुपये। और उस दुकानदार ने SP यानी कि विक्रय मूल्य जिस पर वो खिलौना बेचा था वो था 650 रुपये। तो आप खुद ही देखिए कि दुकानदार ने एक खिलौना 600 रुपये में खरीदा और उसको बेच दिया 650 रुपये में। तो इसमें लाभ हो रहा है या हानि? तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है। मीन्स यदि हम लाभ यानी कि प्रॉफिट की डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। तो हम प्रॉफिट कब कहेंगे? यदि माना विक्रय मूल्य यानी कि दुकानदार ने की खरीद जो है कम की है और सेल उसने ज़्यादा में कर दिया तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब दूसरी बात आती है हानि की। यदि हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल इसका जस्ट बिल्कुल उल्टा ले लें, यानी कि यदि वो दुकानदार उस खिलौने को 650 रुपये में खरीदता है, यानी अब की बार उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, CP क्या हो गया है, उसका CP हो गया है 650 रुपये, और उस खिलौने को उसने किस में बेच दिया है, विक्रय मूल्य अब की बार हो गया है 600 रुपये। देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया है। उस दुकानदार ने उस खिलौने को अब की बार 650 रुपये में तो खरीदा है और
विक्रय मूल्य यानी कि बेच दिया उसने 600 रुपये में। आप खुद देखिए, यदि हम लोग कोई चीज़ महंगी लेते हैं और सस्ती बेच देते हैं तो हमें उसमें लॉस ही लॉस होगा, यानी कि हानि होगा। तो हानि की यहाँ पर क्या हुआ, हानि में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? विक्रय मूल्य से। तो हमारी यहाँ पर हानि शो हो जाएगी, ये हमें लॉस हो जाएगा। अब हम लाभ का प्रतिशत देखते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, पहले वो देख लेते हैं। यदि हमें लाभ निकालना है, लाभ की प्रतिशत का है, पहले हम लोग लाभ ही लिख देंगे उसमें, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। देखिए, चाहे हम हानि की प्रतिशतता निकालें, चाहे हम लाभ की प्रतिशतता निकालें, अपोन में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। इनटू चूँकि हम प्रतिशतता निकाल रहे हैं 100 कर देंगे। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि माना एक खिलौना है जिसकी कॉस्ट प्राइस हमने वो खरीदा है 100 रुपये में, यानी कि उसका क्रय मूल्य हुआ ये, और उसी खिलौने को यानी कि उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हुआ, वो बेच दी 150 रुपये में। तो जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है। और प्रॉफिट का हमने अभी क्या किया था, लाभ बराबर क्या होता है, हमेशा क्या बड़ा होता है, उसमें विक्रय मूल्य बड़ा होता है। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। तो हम लोग देख लेंगे कि कितने का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है तो हम इसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 150 माइनस 100 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ हमारा लाभ आ गया है। अब हमें निकालनी है इसकी प्रतिशतता, तो हम इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे। देखिए, यहीं पर रख लेते हैं। लाभ हुआ है 50 का, ये देखिए यहाँ पर, अपोन क्रय मूल्य हमारा इसमें है 100 है, और चूँकि प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो ये 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा ये आया यहाँ पर 50%। इस पर हम इस खिलौने पर लाभ हुआ, तो ये हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ की प्रतिशतता निकल कर आ गई। हानि देख लेते हैं क्या होता है। हानि में हमेशा हमारा जो सीपी होता है वो बड़ा होता है, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो एग्जांपल के थ्रू ही ले लेंगे। माना इसमें कॉस्ट प्राइस है 120 रुपये और सेलिंग प्राइस है हमारा 100 रुपीज़। ठीक है, तो हानि कितनी हुई है ये देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा सीपी है हम उसमें से एसपी को घटा देंगे, सीपी माइनस एसपी, तो ये हमारी हानि निकल कर आ जाएगी। आप देखिए कि खरीदा तो हमने ज़्यादा में है, बेच दिया हमने कम में है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर हानि हुई है। तो 120 माइनस 100, तो ये हमारी 20 रुपये की हानि हुई है यहाँ पर। अब हमारा हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि की प्रतिशतता का सेम उसी तरीके से है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हम लोग हानि ही लिखेंगे कि कितनी हानि हमें हुई है, और जिस तरह से लाभ में क्रय मूल्य नीचे आया था दोनों में क्रय मूल्य ही आना है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही आएगा। प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हानि हुई है हमारी 20 की, तो हानि की जगह हम लोग 20 रख देंगे। क्रय मूल्य यानी कि जिसमें उसने खरीदा है तो वो हमारा 120 हो जाएगा, और इंटू 100। देखिए, जो कटता है हम लोग उसको काट लेते हैं। यहाँ पर जो है 0 से हमारा यहाँ पर 0 कट गया है, 2 ही कम 2, 2 6 12, तो ये हमारा निकल कर आ गया है यहाँ पर। इसको एक बार और काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0, यानी कि 50/3, यानी 16 सही 2/3%। तो हानि कितनी हुई इसमें, हानि हमारी निकल कर आई इसमें 16 सही 2/3%।
इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हम लोग हानि निकाल लेंगे। लास्ट टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, यदि हम किसी से उधार पैसे लेते हैं या फिर लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक हमें जो पैसे देता है और जब वो वापस लेता है तो वो ब्याज लगाकर लेता है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। माना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन वो होता है जो कि हमने बैंक से कर्जा लिया है, ठीक है। माना वो मैंने 20,000 ले लिया है, ये मैंने मान लिया है। और एक होती है इसकी दर यानी कि रेट, ये हमारा मूलधन है, ये हमारी दर है यानी कि रेट। एक रेट होता है कि हम इतने % पर हम तुम्हें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल देंगे। माना उन्होंने मेरे को 10% पर दिया है, और उसका टाइमिंग्स भी होता है कि कितने ईयर के लिए दिया है। तो माना वो टाइमिंग्स है हमारी 2 ईयर की, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालना है, क्योंकि उससे वो धन निकल कर आ जाएगा, मतलब मुझे बैंक को पूरा कितना देना है। देखिए ये तो देना ही है प्रिंसिपल, और साथ में क्या देना है मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट भी तो देना है। बैंक हमें पैसे यूं तो नहीं देगा, हमें बैंक पैसे कैसे देगा, ब्याज पर देगा। तो हम लोग वो ब्याज निकालना है जो हमने एक्स्ट्रा जो देना है वो क्या है। तो उसका फार्मूला होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, रट लीजिए, PRT अपॉन 100, ये इसका फार्मूला है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R रेट हो गई है और T हमारा टाइम हो गया है। तो इससे हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ये देखिए P हमें है, मूलधन था जो हमारा 20,000 था, जो कि मैंने अपने काम के लिए यूज़ के लिए लिया था। और किस दर से लिया था, 10 से लिया था। और बाई ये जो 100 किया है ना, ये जो 100 है ये दर का ही 100 आता है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10 कितने में से, 100 में से, इनटू टाइम कितने के लिए है, 2 ईयर के लिए है। तो हम लोग इसको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 0 0 0। देखिए 4,000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मीन्स देखिए अमाउंट कितना देना पड़ेगा मुझे वापस, जो मैंने लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, और जो ब्याज निकल कर आया है वो प्लस करके देना पड़ेगा। जो हमारा मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी कि जो बैंक से कर्जा लिया था प्लस ब्याज जितना हमें उसको लौटाना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल था हमारा 20,000 प्लस 4,000, तो हम इसको जोड़ेंगे 24,000। तो ये वाला अमाउंट मुझे यानी कि मिश्र धन, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ये अमाउंट हमें निकाल कर यानी कि जो बैंक को वापस करना पड़ेगा 24,000, यानी कि इस तरह से मिश्र धन वापस करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स क्या है, माना यदि आपको ये दिया है सिंपल ब्याज है और हमें टाइम निकालना है और हमें सिंपल ब्याज दे दिया है, ठीक है। यदि ये 4 चीज़ हैं, इनमें से कोई भी 3 चीज़ हमें दी हुई है तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, तो हम लोग प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। और केवल यदि टाइम पूछा है और ये तीनों चीज़ दी हैं तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। यानी कि मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आपके अभ्यास प्रश्न में प्रश्न आएंगे, इन 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ गिवन होगी और चौथी चीज़ आप लोग निकाल लेंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर 8 राशियों की तुलना का इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।